मंच पर उपस्थित श्री हरि बोरीकर जी, महापौर, और महापौर को उस शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है, तो प्रथम नागरिक श्री सिंघल जी, विद्यार्थी परिषद के अन्य मंच को उपस्थित पदाधिकारीगण, इस हॉल में उपस्थित शिक्षकगण, आमंत्रित अतिथिगण, छात्र छात्राओं, अभी आपने श्री हरि बोरीकर जी के विचारों को सुना और एक विद्यार्थियों के सामाजिक दायित्व, देश में वर्तमान में चल रही परिस्थिति और उस परिस्थिति में देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से संकट में उपस्थित भारतीय के नागरिक, उनको कैसे समय समय पर सहायता पहुंचाई जाए और जो देश के सामने जो समस्याएं हैं उनसे कैसे हम निकलें और देश को आगे बढ़ाएं, ये मर्म था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया, और ये पहले भी कहा है, कोई नई बात नहीं कही है, कि विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो छात्रों को केवल आंदोलन के लिए नहीं, मोड़ने के लिए कार्य करता है और उनको ये सदैव बताता है कि अपनी शिक्षा के साथ साथ, चूंकि सदस्य विद्यार्थी ही होते हैं या शिक्षार्थी होते हैं, तो अपनी विद्यार्थी होने के साथ साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों को जाने, जो वंचित या ऐसे लोग हैं जो उस स्थिति में नहीं है, उनको सहायता करें और अपने देश के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उसको पूरा करने में भी आपको नियमित योगदान देना चाहिए। मैं भी इसी विचारों को मानता हूं। मैंने हमेशा छात्रों से यही कहा है कि अपनी शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा को छोड़कर नहीं, अपनी शिक्षा के साथ साथ जो भी आपके दायित्व हों, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, घर वालों के प्रति, परिवार वालों के प्रति, उन सबका भी पालन करना चाहिए। वास्तव में शिक्षा किस लिए है? शिक्षा इसीलिए तो है कि जो बच्चा आगे बढ़ता है, युवक बनता है, वो समाज में अपनी जिम्मेदारियों को उचित प्रकार से पूरा कर सके और उसके साथ साथ उसको कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन रिसोर्स बन सके। केवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं, एक मनुष्य के रूप में अस्तित्व केवल नहीं, एक मानव संसाधन भी बन सके। और मुझे लगता है विद्यार्थी जीवन उस संसाधन को बनने की प्रक्रिया है, और विद्यार्थी बनने की जो प्रक्रिया है, संसाधन प्रक्रिया है, उसको हमें कहीं न कहीं उसमें बड़ी कमियां देखी जा रही हैं। यद्यपि शिक्षा का पिछले अनेक वर्षों में बहुत प्रसार हुआ है, साक्षरता दर जो बहुत पहले कम थी, लगभग 80% से ऊपर साक्षरता दर है, यद्यपि कुछ विकसित देशों की अपेक्षा कम है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 50 की जनगणना में हमारी साक्षरता दर लगभग हो जाएगी। यह अपने में बहुत संतुष्टि कारक है। और इसी प्रकार से एनरोलमेंट हम लोगों का प्राथमिक स्तर पर
सेकेंडरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा में भी एनरोलमेंट काफी बढ़ा है। यह भी देश के लिए बहुत संतोष की बात है। लेकिन जो एक समस्या जिसके प्रति आप देखेंगे राष्ट्रपति से लेकर के नीचे के स्तर के सभी मंत्री, विधायक इस बारे में जोर देते हैं कि शिक्षा तो बहुत बड़ी है, ये सभी मानते हैं और देखते हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता की बड़ी कमी आ रही है, क्वालिटी नहीं आ पा रही है। और चूंकि क्वालिटी नहीं आ पा रही है, इसकी वजह से जो मैंने कहा कि जो व्यक्ति है उसको एक मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जब हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ कमी रह जा रही है। और इसलिए शिक्षा में और विशेष रूप से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की जो समस्या है, इसके प्रति बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और तभी अक्सर कहते हैं कि विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो यहाँ का सर्वोत्तम कहलाता वो भी नहीं है। और वो इस देश में जहां हजारों वर्ष पहले 2 विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जाने जाते थे, उस देश में आज 200 में एक भी विश्वविद्यालय नहीं आता है। यह एक वास्तव में चिंता की बात है। और एक शिक्षक के रूप में मुझे इस बात की हमेशा चिंता रहती कि कैसे इसमें हम सुधार करें। मुझे लगता है इसमें 2 तत्व प्रमुख हैं। तीसरे तत्व की चर्चा की उसको मैं बताता हूं। विद्यार्थियों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी विषय ले रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, मेडिकल पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, कानून पढ़ रहे हो, उस विषय का पूर्ण ज्ञान, जैसे हम लोग परास्नातक डिग्री कहते थे ना, मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, तो मास्टर बनना चाहिए। कोई उसमें से चीज छूटनी नहीं चाहिए। को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने स्वयं महसूस किया है LLM करने के पश्चात भी उसको उसकी संपूर्ण तो छोड़िए, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है। आप लोग भी इस बात को अनुभव करते हैं। जो अंग्रेजी बहुत MA तक कर चुके हैं, डिग्री भी कभी कर चुके हैं, वो उसको लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। और फिर कहते हैं कभी कभी हमने MA इंग्लिश इन हिंदी मीडियम किया। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए और यह बात सभी विषयों के संदर्भ में कही जा सकती है। मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक बात है। और नीति के स्तर पर इसको देखने की जरूरत है। इसके लिए 2 बहुत आवश्यक तत्व हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 आवश्यक तत्व हैं। एक तो यह है कि नियमित शिक्षण कार्य हो। विश्वविद्यालय स्तर पर हम इसका नियमित प्रयास कर रहे हैं, बहुत से महाविद्यालयों में भी हो रहा है। लेकिन अगर सभी जगह देखा जाए तो क्या स्थिति है सभी को ज्ञात है, उसका मैं अधिक वर्णन नहीं करना चाहता। दूसरा, पठन पाठन के पश्चात परीक्षा भी परीक्षा होती है। आपने क्या पढ़ा इस बात की परीक्षा होती है। तो परीक्षा भी परीक्षा के समान होना चाहिए। उस परीक्षा से जो परिणाम निकलता है वो ये स्पष्ट करे कि किसने बहुत शिक्षा ग्रहण की है, किसने कुछ कम ग्रहण की है, किसने बिल्कुल ग्रहण नहीं की है। यह अंतर्दृष्टि दिखना चाहिए।
शिक्षा का कभी भी उद्देश्य डिग्री देना नहीं है। डिग्री एक सर्टिफिकेशन है, इस बात का प्रमाण पत्र है कि आपने कितनी और कैसी शिक्षा ग्रहण की है। ये केवल प्रमाण पत्र है, और प्रमाण पत्र बहुत पक्का होना चाहिए। अन्यथा वो स्थिति आती है कि छात्र अक्सर कहते हैं कि हमारी डिग्री का कोई महत्व नहीं आया। मुझे लगता है शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे छात्र छात्राएं हो या शिक्षक हो या शिक्षाविद हो या अन्य सभी, इस तथ्य की ओर सभी को ध्यान देना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं कि सेमेस्टर हो कि ट्राइमेस्टर हो, इसका कोई अधिक महत्व नहीं है, लेकिन नियमित रूप से इस बारे में ध्यान दें। दूसरा तत्व जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसको अंग्रेजी में सॉफ्ट स्किल्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपने उसको कैसे व्यक्त करें, अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, मिलकर कैसे कार्य करें। ये जो संगठन है, ये इस चीज को सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का एक माध्यम है। लोग अक्सर इस बात को नहीं मानते कि टीम बिल्डिंग कैसे की जाए, समूह में कैसे करें। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि आज के युग में व्यक्ति का नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का महत्व हो रहा है। वैज्ञानिक जो कार्य कर रहे हैं वो केवल अपने नहीं, उनकी संस्था कार्य कर रही है, और इसमें मिलजुल कर कार्य करना यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बन गया है। तीसरा जिसकी चर्चा अभी की, संस्कारों की। हमारे सभी कार्यों को दिशा देने का कार्य संस्कार करते हैं। बाकी दोनों को हम कह सकते हैं, एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी कैपेसिटी बन गई लेकिन तो वो गलत दिशा में जा सकती है, उसका समुचित उपयोग नहीं हो सकता। संस्कारों के संबंध में श्री बोरीकर जी ने और हमारे महापौर जी ने भी इस बारे में चर्चा की है। वह अपने में बहुत महत्वपूर्ण बात है, और शिक्षा में इसका स्थान होना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप में सभी को उसका स्थान देना चाहिए, लेकिन ये केवल किताबों से नहीं होगा, वरना नैतिक शिक्षा की शिक्षा तो प्रारंभ से ही दी जाती रही है, किताबें तो हैं ही उसमें। लेकिन ये शिक्षा अपने उदाहरण के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जो दी जा सकती है, वो केवल किताबों से नहीं होगी। और इसमें शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। जिस प्रकार का आचरण और व्यवहार वो करेंगे, छात्र उसे अपने आप अंगीकार करेंगे। किताब पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, वो उसको स्वयं अंगीकार करेंगे। जिस प्रकार से अपने माता पिता का आचरण छात्र अंगीकार करता है काफी हद तक, उसी प्रकार से अपने शिक्षक का आचरण भी वो अंगीकार करता है। और यह सभी लोग जानते हैं कि जब छात्र कभी कभी जब शिक्षक बनता है, तो उसके शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसी स्टाइल को कॉपी करता है, अंगीकार करता है उसके विचारों और उसके व्यवहार को। ये चीजें आएंगी तो शिक्षा में सुधार होगा, संस्कार भी आएंगे, क्षमताएं भी आएंगी। आज के युग में 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी है, नॉलेज सेंचुरी कहा जा रहा है। यहां तलवार की ताकत और शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धि की ताकत। हथियार भी आज के बुद्धि से हैं, मिसाइल बुद्धि से बने हैं, उसमें ज्ञान समाहित है सभी प्रकार के। तो जब
ये शताब्दी में जो देश आगे बढ़ेगा, जिसमें हम कहते हैं कि भारत की शताब्दी होगी या होनी चाहिए, तो जब तक शैक्षणिक रूप में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी नहीं होगी। और अगर हम शैक्षणिक रूप में आगे बढ़ेंगे तो 21वीं शताब्दी अवश्य भारत की शताब्दी होगी। और इसी के साथ साथ एक चर्चा जिसकी शायद बात नहीं की गई, लेकिन जैसे हम भारत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान शक्ति का है। जापान सैन्य शक्ति की दृष्टि से कहीं नहीं ठहरता, लेकिन एक दुनिया की आर्थिक ताकत है। चीन को एक सैनिक शक्ति के साथ साथ एक आर्थिक ताकत के रूप में उसका महत्व बढ़ा है। अमेरिका से ट्रेड वॉर अगर वो कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसके साथ आर्थिक शक्ति है। तो एक आर्थिक शक्ति को बढ़ाना केवल धन कमाने के लिए नहीं, वो देश की क्षमताओं को बढ़ाता है। और उसी संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 1 वर्ष पूर्व, या यूं कहें 8-10 महीने पहले, यह कहा था कि भारत को विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में एक स्थान मिले, इसके लिए भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी चाहिए। 5 ट्रिलियन मतलब 50 खरब। ये जो भारत की अर्थव्यवस्था और उसको मापन जीडीपी के रूप में किया जाता है। आज की तुलना में लगभग 1.5 गुना होना आवश्यक है, तब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान होते हुए भी लगभग 5वां या 6वां स्थान आ रहा है आर्थिक शक्ति के रूप में। तो अगर हम 5 ट्रिलियन आ जाएंगे तो हमारा 3रा स्थान आ जाएगा। और जब 3रा स्थान आ जाएगा तो लोग भारत को जनसंख्या की दृष्टि से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से, वैज्ञानिक ज्ञान और अंतरिक्ष ज्ञान की दृष्टि के साथ साथ एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी पहचानेंगे। कई अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में बहुत संदेह व्यक्त किया है कि क्या भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर, ध्यान रखिए डॉलर है वो, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा। शायद आप लोगों में से हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, उनको मालूम है, अभी हमने इसी बात पे एक सेमिनार किया था पिछले महीने नवंबर में, कि उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजीज और चैलेंजेस क्या हैं कि भारत भी 5 ट्रिलियन डॉलर मतलब 350 खरब संख्या, उसमें 0 लगाना चाहे तो इतने लगा सकते हैं, यह इकोनॉमी बनना चाहिए। कुछ लोगों ने इसमें शंकाएं उत्पन्न की हैं, व्यक्त की हैं, कुछ अंश में सही भी हैं, क्योंकि उसके लिए हमें लगभग 12-13% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। लेकिन मैंने जो, कुछ लोग शायद उसमें उपस्थित हों, मैंने भी अपने जो शोध पत्र प्रस्तुत किया था उसमें मैंने कहा था यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ये कठिन जरूर है, और यदि नीतिगत स्तर पर और उद्योग व्यापार और कृषि, इन तीनों स्तरों पर, क्योंकि तीनों स्तरों के द्वारा हो गया, तीनों स्तरों पर अगर प्रयास किया जाए तो 2026 तक हम अवश्य इसे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा?
मैंने उस समय भी कहा था, नॉलेज इंडस्ट्रीज का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नॉलेज इंडस्ट्री या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को कहा जाता है, यह देश के लोगों को बहुत आगे ले जा सकता है और उसमें बड़े रोजगार की संभावनाएं थी। आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या है? नॉलेज इंडस्ट्री तो है। इसी तरह से रिसर्च, इनोवेशन, यह भी नॉलेज इंडस्ट्री है। अगर इस पर हम ध्यान दें तो 2025 से 26 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बन सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत कम रह जाए, लेकिन मुख्य रूप से हम पहुंच सकते हैं। दूसरी बात जो आज के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत में मंदी की स्थिति है, हमारा जीडीपी घट रहा है, ये भी बात कही जाती है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा, जीडीपी घट नहीं रही है, कहीं भी जीडीपी घट नहीं रही है। उसकी वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है, ये सच है। वो वैसे ही है, अगर मैं सरल रूप में कहूं, व्यक्ति अगर कभी बहुत तेज गति से दौड़ता है तो कुछ आगे जाके वो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी दौड़ रहा है। कोई भी हमेशा 100 मीटर वाली गति से आगे हमेशा मैराथन नहीं दौड़ा जा सकता। मैराथन दौड़ने के लिए हमें कम गति है, लेकिन निरंतर गति होनी चाहिए। बीच में कभी तेज भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। अर्थव्यवस्था में भी ऐसा ही होता है, कभी तेज कम, लेकिन गति बनी रहती है और गति बनी रहती है। अर्थव्यवस्था हमेशा आगे के स्तर पे जा रही है। कभी कठिनाई आती है, व्यक्ति के दौड़ने में कभी चढ़ाई आ गई तो थोड़ी गति कम हो जाएगी, फिर दूर होते ही गति अपने पकड़ लेगा। तो ऐसी बहुत एक जिसको कहते हैं सीरियस लेवल की कोई मंदी नहीं है, कुछ कमी कुछ वृद्धि, इस गति से देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आर्थिक गति जब आगे बढ़ेगी, जो रोजगार की बात की जाती है, रोजगार तो अर्थव्यवस्था की, कहने से कभी रोजगार नहीं बढ़ता। अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी होंगे कि हम कितने भी कह दें कि रोजगार लाओ, रोजगार बनाओ, इसके कहने से कुछ नहीं होगा। रोजगार तभी बढ़ेगा जब आर्थिक गति बढ़ेगी। और जो 5 ट्रिलियन की बात की गई है, वो आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए की गई है। और जब आर्थिक गति बढ़ेगी तो रोजगार भी उत्पन्न होगा और बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी काफी हद तक अपने आप कम हो जाएगी, हो सकता समाप्त हो। इस गति से हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है भविष्य में अवश्य बढ़ेगा। आज ये जो प्रांतीय अधिवेशन किया जा रहा है कानपुर और झांसी, तो जब कानपुर और झांसी कहते हैं तो मुझे अपना पूरा पूर्व का कार्यकाल जो कानपुर विश्वविद्यालय में था और जो वर्तमान कार्यकाल जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में है, तो मुझे लगता है वो दोनों मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से छात्र या शिक्षक हो जो मुझे कानपुर विश्वविद्यालय में मिलते थे और उस समय के द्वारा आज आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। यूं कहें कि कानपुर और लखनऊ, कानपुर और झांसी का तो बड़ा निकट संबंध है। महारानी लक्ष्मीबाई भी कानपुर से आई थी, बिठूर से। कानपुर से 15 किलोमीटर दूर बिठूर से आई थी और बिठूर के बाद उन्होंने झांसी में आई और प्रारंभ में उन्हें अपने बचपन में जो यूं कहे प्रशिक्षण मिला, उस प्रशिक्षण के आधार पर ही उनमें यह भावना जगी कि हमें तो स्वतंत्र रहना चाहिए, हम अंग्रेजों को अपना स्थान, अपना राज्य, अपनी भूमि नहीं देंगे।
और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए वे बलिदान हुए। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कितना भी बड़ा विरोधी हो, उसके पश्चात भी यदि आप उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, गलत बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उससे लड़ना आना चाहिए। आज भी यह स्थिति है कि हमें किसी गलत बात के विरोध में लड़ना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा तलवार की लड़ाई हो, बुद्धि की लड़ाई भी हो सकती है, चरित्र की लड़ाई भी हो सकती है, अपनी बातों पर डटे रहने की भी लड़ाई हो सकती है। और यह प्रक्रिया देश के लिए हमेशा कल्याणकारी होती है। मुझे लगता है कि इस बात को, इस तथ्य को आप सभी लोग विचार करेंगे और आगे आने वाले समय पर जो भी चुनौतियां आती हैं आपके सामने, पूरा करने में आप पूर्ण रूप से जुट जाएंगे। यह सीख यहां से आप अवश्य ले जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और अपनी बात आप तक कहने के लिए जो आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।